हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि हमारी साइंस लेक्चर चल रहे थे, 2 या 3 क्लासेस हो गई थी, तो उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपना टॉपिक है घर्षण। ठीक है, मैं शाहरुख आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्मार्ट पायनियर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हम नॉर्मली सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर्षण। घर्षण क्या होता है, ये बड़ा सवाल है। कुछ घर्षण इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस फर्श पर रखा हुआ है, कोई इस फर्श पर रखा हुआ है। तो इसके जो दोनों सतह, ऊपर इस ऑब्जेक्ट या बॉक्स की सतह, ये नीचे वाली सतह और ये जो सतह नीचे है, इनके बीच लगने वाला बल, वही क्या होता है, घर्षण होता है। मतलब इसकी जो दिशा होगी, जो इसका फ्रिक्शन होगा, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में मूव, मतलब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारे पास जो घर्षण बल है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब घर्षण जो होता है वो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगेगा। मतलब दोनों जो सरफेस कांटेक्ट हो रही है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसकी अगर बॉल भी होता और जो बॉल जिस सरफेस पर लुढ़क रहा है तो उस पर भी जो पीछे की ओर बल लगता है, वो चाहता कि मैं इसे रोकूं, वही जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। ठीक है, अब आती है बात, तो घर्षण मेनली अपन कितने प्रकार का पढ़ते हैं। घर्षण हमारे 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा स्टैटिक, सीमांत, लिमिटिंग एंड गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल मतलब ये, अभी ध्यान देंगे इधर, ये मैंने कोई सरफेस बनाई है, इसके ऊपर ये जस्ट बॉल रखी हुई है। अभी बॉल स्टेबल कंडीशन है, मतलब विराम अवस्था में एक प्रकार से। अब ये गति अवस्था में जस्ट आने से पहले, तो समझ रहा हूं कि जैसे हल्का सा मैं इधर से सपोज इस पर फोर्स लगाता हूं इधर, तो इस गति की अवस्था में आने से पहले जो बल लगेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो रोका रहेगा, वो कौन सा बल होगा, वो होगा कौन सा बल, मेरे पास स्थितिक घर्षण बल। मैं फिर से बताता हूं कि नॉर्मली बॉल है, बॉल जस्ट गति अवस्था में आने से पहले जो बल लगेगा मेरे पास, वो कौन सा होगा, स्थितिक घर्षण बल होगा। ठीक है, उसके बाद आता हूं सीमांत घर्षण बल। इसी स्थितिक घर्षण बल का जो मैक्सिमम मान होगा, सिंपल से क्या याद रखेंगे हम, सीमांत घर्षण बल में क्या याद रखने वाले हैं, जो स्थितिक घर्षण बल का मैक्सिमम मान, मतलब अधिकतम मान, वही मेरे पास क्या होता है, वही मेरे पास सीमांत घर्षण बल होता है। उसके बाद में आता है गति घर्षण बल। मतलब ये जो बॉल है इस पर क्या है, मूव कर रही है, या फिर एक प्रकार से एक कोई बॉक्स है जो कि इस सरफेस पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर से और ये खींच रहा हूं, तो जो गति की अवस्था में आ गया है, अब ये जो बॉक्स है, तो जब गति अवस्था में आ गया है उस टाइम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो मेरे पास कौन सा होगा, गतिक घर्षण बल। मतलब गतिक घर्षण बल मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा गति की अवस्था में लगता है। मतलब अगर बॉक्स मेरा गति मूवेबल है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो चाहेगा कि मैं उसे रोकूं, तो जो बल होगा मेरा वही क्या होगा, गतिक घर्षण बल। अब ठीक है, अब गतिक घर्षण बल मेनली 2 प्रकार का होगा। एक होता है लोटनिंग घर्षण बल और दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल। लोटनिंग मतलब एक, ये बॉल का एग्जांपल लेता हूं, मतलब ये एक सतह, एक इसकी बॉल की दूसरी सतह, तो ये जो है इस पे लुढ़कती है। और सर्पी घर्षण में मतलब इसको घींचना है, एक प्रकार से अपन इसको खींच रहे हैं, तो ये जो खींचने में जो घर्षण बल आ रहा है वो क्या है, सर्पी घर्षण बल। मतलब खिसकती है, सरकती है, एक प्रकार से बोलते हैं कि सरकती है वो उस सरफेस के ऊपर दूसरी वस्तु। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से इंपॉर्टेंट ये है, जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, कि जो सर्पी घर्षण बल का मान है, जो सर्पी घर्षण बल का मान है वो लोटनिंग घर्षण बल के मान से ज्यादा होगा। मतलब हमेशा जो घींच रहे हैं हम जिस चीज को, मतलब खींच रहे हैं, वो सर्पी घर्षण बल का मान लोटनिंग घर्षण बल से ज्यादा होगा। अब ठीक है, घर्षण बल की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे बड़ा घर्षण बल कम करने की कुछ विधियां हैं, लेकिन उससे पहले घर्षण बल का अपन महत्व जान लेते हैं कि घर्षण बल का महत्व क्या है। घर्षण बल का महत्व बहुत ज्यादा है अपने जीवन में।
एक घर्षण बल ही है जिसके कारण मैं इस बोर्ड पर लिख ले रहा हूं। ध्यान देंगे मेरी बातों को कि घर्षण बल के कारण ही हम क्या है इस बोर्ड पे लिख सकते हैं, हम चल सकते हैं, मशीन हमारी जो कार से वो कार है वो चल सकती है। ठीक है, तो ये सब जितना दैनिक जीवन में मतलब घर्षण बल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर कोई किसी भी चीज का एडवांटेज है तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या आता है कि जो सबसे ज्यादा घर्षण बल में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, घर्षण बल के कारण क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, तो इसी चीज को अब घर्षण बल कम करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि हम उसको पॉलिश के द्वारा, मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इन दोनों के बीच हम क्या कर देंगे, उसको पॉलिश कर देंगे तो अपन घर्षण बल कम कर सकते हैं। दूसरा स्नेहर, मतलब जो लुब्रिकेंट होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल ग्रीस हो गया अपना, अगर इनके बीच में ग्रीस लगा दूंगा तो हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। और एक होता है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है कि मान लो ये एक राउंड है, ये राउंड सर्कल है, इसके बीच में हम ये इस प्रकार से बॉल बेरिंग का यूज करके भी हम क्या घर्षण बल को कम कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में। अब ये घर्षण बल तक का यहां तक इंपॉर्टेंट था। अब आता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल क्या होता है ये हम समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिकेंद्री बल अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, मान लीजिए गोलाकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है। क्या है ये, वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, मतलब सर्कुलर पाथ है। इस पे कोई कण जो है, ये कोई मान लीजिए कण है या भी कोई वस्तु मूव कर रही है, तो इस मूव कर रहा मतलब गतिमान है इस वृत्ताकार पथ पर। तो क्या होता है, इसका जो परिमाणी वेग है, मतलब इसके जो वेग का मान है वो तो हर पॉइंट पे वही वेग से मूव करेगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम होगी, लेकिन उसकी जो दिशा है वो हर पॉइंट पर बदलती जाएगी। तो क्या होता है, एक अंदर की ओर, एक वृत्त के अंदर की ओर एक क्या फोर्स लगने लगता है इस वृत्ताकार मार्ग पे, इसके केंद्र पर एक अंदर की ओर फोर्स लगने लगता है। जो यही जो फोर्स होता है वही क्या होता है मेरे पास अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब इसकी दिशा जो होगी, सिंपल सा अगर बोला जाए तो ये कहां होगी, वृत्त के केंद्र की ओर इसकी दिशा होगी इस फोर्स की। अब इसका जो एग्जांपल है जो अपन देखते हैं, सड़क किनारे नॉर्मली जो कार मुड़ती है तो जो उसको फोर्स है वो अंदर की तरफ, केंद्र की जो मार्ग अपना सड़क, नॉर्मली सड़क हम ऐसी बनाते, मोड़ पे अगर कोई सी वाहन मुड़ता है तो उसको यहां से जो है इसमें अभिकेंद्री बल मिलता है। मतलब और अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है, एक तो जो टायर होगा कार का और कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, उनके बीच से इसको अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। अब सेकेंड आता है क्या, अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल क्या होता है, नॉर्मली अभिकेंद्री बल में एक चीज, एक पॉइंट और है, क्या होता है जब भी हम सड़क बनाते हैं नॉर्मली तो उसका ऊपर वाला पोर्शन, जैसा जब भी मोड़ पे गाड़ी मुड़ती है तो ऊपर जो बाहर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा उठा के बनाते हैं, इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसको प्रॉपर उसका अभिकेंद्री बल मिल सके, बाहर ना जा सके वो। अब देखते हैं अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल भी सिंपल, इसका जस्ट उल्टा ही है एक प्रकार से। अपकेंद्री बल इमेजिनरी फोर्स होता है, मतलब ये दिखता नहीं, लेकिन क्या होता है बाहर की ओर ये वाला फोर्स जो है, इसकी जो दिशा होती है इस फोर्स की, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्री बल में जनरली आपको सबसे ज्यादा 2-3 एग्जांपल पूछता है। एक तो जो हमारा वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो अपकेंद्रीय फोर्स, मतलब अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। दूसरा जो है वो वॉशिंग मशीन का ड्रायर, और जो दूध से मक्खन निकालना, जो अधिकतर दूध से जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वो भी किस पर वर्क करती है, वो भी इसी फोर्स पर, अपकेंद्री बल पर ही वर्क करती है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। नॉर्मली मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो इसका दे दिया था बेसिक सा पहले प्रीवियस क्लास में, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का फोर्स ही है जो कि किन्हीं भी दो पिंडों, क्या होता है, मान सपोज लाइक एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, मतलब इसका कोई द्रव्यमान होगा, इसके पास भी कोई अपना ही द्रव्यमान होगा। तो इस द्रव्यमान के कारण क्या ये दोनों चाहेंगे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो तब जो फोर्स लगता है, तब वो कौन सा फोर्स होता है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, वैसे अब बता दिया, और
अब इसमें अपन को पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें जो है भैया ये दिया किसने था, ये हमें दिया था न्यूटन ने। तो सिंपल से न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये नियम क्या बोलता है, इसको अपन इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि किन्हीं भी दो पिंडों, मान लीजिए एक ये है एक ये है, किन्हीं भी, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है इसका द्रव्यमान m2 है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला जो बल है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, देख रहे होंगे आप लोग, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया। अब यहाँ पर जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो ये लगाया मैंने जी, तो यही नियतांक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, जी से। और इसका जो मान होता है, इसका मान मस्ट इंपॉर्टेंट हमको याद रख लेना है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है इसकी नॉर्मली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि बताओ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट के साथ पूछेगा, यूनिट के साथ अपन को याद कर लेना है। अब आता है इसका विमीय सूत्र, भी अधिकतर पूछा गया है कि ये विमीय सूत्र कहां से आया है, जो मैं इससे पहले भी मात्रक वाली जब क्लास पढ़ाया था तब मैंने निकालना सिखाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना। तो ये इसका जो विमीय सूत्र है वो है m-1l3t-2, ये सीधा हमको पता होना चाहिए, सीधा विमीय सूत्र से भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अपन नॉर्मली आगे पढ़ने वाले कि इसका उपयोग क्या है, कि इसका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो फोर्स है उसका उपयोग क्या है। इसका नॉर्मली हम उपयोग देखते हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा जो चंद्रमा लगा रहा है वो इसी के कारण ही वो उसकी परिक्रमा लगा पा रहा है। नॉर्मली ग्रह भी जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है वो इसी की उपस्थिति के कारण ही लगा पा रहे हैं। अपन जो पृथ्वी पर खड़े हैं वो भी इसी की उपस्थिति के कारण खड़े हैं, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अपन चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण में नॉर्मली हमको याद करने, नॉर्मली गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग हम इसको कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 10 भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अपने को तो सिर्फ सिंपल इसकी वैल्यू का याद करना है। जी इज इक्वल टू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में क्या पूछता है ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में जो जी के मान में परिवर्तन हो गया, अगर मैं पृथ्वी से नीचे जाऊं, पृथ्वी के अंदर जाऊं या पृथ्वी से ऊपर जाऊं, तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पहला पॉइंट आप नोट डाउन करके लिख लेंगे यही कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। दूसरा बोलता है पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, अगर वो रोटेशन बंद कर दे, अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूमना बंद कर दे, तो क्या होता है, तो जो विषुवत रेखा, तो जी के मान में बहुत वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि कहाँ, जी के मान मतलब परिवर्तन आ जाता है, तो ये परिवर्तन कहाँ ज्यादा और कहाँ कम आता है ये बताता हूं। तो जी के मान में जो है सबसे अधिक वृद्धि होती है वो कहाँ होती है, वो होती है इक्वेटर पे, मतलब भूमध्य रेखा पर। ये कोई भूमध्य रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यही मेरी क्या होती है, इक्वेटर। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल, और जो नीचे का मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल बताया और क्या बताया, साउथ पोल। तो मतलब इसमें अगर पृथ्वी अक्ष के परिधि घूमना बंद कर दी तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां रही है, इक्वेटर, मतलब उसकी क्या, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, और सबसे कम कहां देखने को मिलेगी, पोल पर। तो सबसे कम कहां मिलेगी, पोल पर, ठीक है। यहां तक अपन चले, सॉरी एक चीज यहां पर ये हो गई कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि हो जाती है, और जी के मान में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां होगी, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, यही बताया था मैंने, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक बताया था, और पोल पर मैंने बताया था सबसे कम है। अब तीसरा पॉइंट ये बोलता है अपने पास
कि अगर पृथ्वी जो अपनी स्पीड से घूम रही है, जिस स्पीड से घूम रही है उससे 17 गुना अधिक घूमने लगे, पृथ्वी जो घूम रही है उससे 17 गुना अधिक स्पीड से घूमने लगे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो जी के मान में बहुत चेंजेस होंगे। जो भूमध्य रेखा पर मान लीजिए अगर यहां पर कोई वस्तु रखी है, अगर स्पीड 17 गुना तेज घूमने लगी, तो ये अगर यहाँ कोई वस्तु रखी है तो उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसका भार जो है भैया 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर जो स्पीड से घूम रही है उसकी 17 गुना अधिक स्पीड से घूमने लगे, तो ये जी का मान जो है वो जी के मान में जो परिवर्तन तो आएगा ही, साथ में जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखी है उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस ये जी के मान में जो जितना परिवर्तन है वो हमने देखा। अब नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट आता है सिंपल सा यही कि चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। चंद्रमा पर अपना भार मान लीजिए, अपना यहां कुछ न्यूटन है, मान लीजिए मेरा यहां पर भार है 60 न्यूटन, पृथ्वी पर मेरा है वजन 60 न्यूटन, तो बताओ चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसके लिए पहले हमको उसके जी में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उस, तो चंद्रमा का कितना होगा? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 गुना, 1/6 होगा, ठीक है। मैंने लिखा जी चंद्रमा बराबर जी पृथ्वी बटे 6, ठीक है। तो अगर जैसे कि अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगर मेरा 60 न्यूटन वेट है, तो वहां चंद्रमा पर कितना होगा? तो वहां पर होगा नॉर्मली, यहां से लग लेंगे 60/6, सिंपल बता रहा हूं, वहां पर क्या होगा? मेरा 10 न्यूटन वेट होगा। कहां पर? चंद्रमा पर। सिंपल सा ये पूछता है एग्जाम में कि अगर पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का भार इतना, तो बताओ चंद्रमा पर कितना होगा? तो सीधा उसका 1/6 कर दोगे तो वह चंद्रमा पर उसका भार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन सिंपल सा एक और बड़ा अच्छा सवाल है, वो है ग्रहों की गति के केपलर के नियम। ग्रहों की गति के केपलर के नियम देखेंगे हम, ठीक है भैया। ग्रहों की गति में केपलर ने पहला नियम हमारे पास दिया, क्या होता है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक किस कक्षा में रोटेट करता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। मतलब कोई भी ग्रह है वो इस प्रकार, पृथ्वी है वो सूर्य की इस प्रकार परिक्रमा कर रही है एलिप्टिकल में, तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पथ पर मूव कर रहा है। तो क्या होता है? इसका जो एक फोकस है इस पर क्या मेरे पास प्रेजेंट रहेगा? सूर्य प्रेजेंट रहेगा सीधा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसके एक ये फोकस होगा इसका, और इसका एक फोकस ये होगा। तो सन जो है भैया किसी एक ना एक फोकस पर प्रेजेंट रहेगा। ये उसका बोलता है ग्रहों की गति का पहला नियम बोलता है। और दूसरा नियम सिंपल सा हमको ये याद रखना है, स्टेटमेंट पूछता है तो अगर दूसरा नियम बोलता है ग्रहों की गति का, दूसरा नियम मेरे पास बोलता है कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल जो है नियत रहती है। ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। एग्जाम में पूछ लिया कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, किसने बताया? ये हमें किसने बताया? केपलर के कौन से नियम ने बताया? दूसरे नियम में, याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा बोलता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो एक उनका आवर्तकाल होगा, मतलब एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसका वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष की अर्धघात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? जो उसका आवर्तकाल है टी का वर्ग उसकी अर्धवृत्ताकार कक्षा के दीर्घाक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। सिंपल सा ये अगर आ गया मेरे को एग्जाम में सीधा सा, तो मुझे पता होना चाहिए ये किसने दिया था? केपलर का थर्ड नियम था। अब आगे देखते हैं, एक सिंपल सा और चीज इसी चैप्टर में पढ़ने को हमको पढ़ना पड़ेगा, वो है पलायन वेग। इसको बोलते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। मतलब पृथ्वी कोई वस्तु को मैं ऐसा फेंकूं, सपोज नॉर्मली हम वस्तु या कोई भी पिंड या ऐसी बॉल या किसी को भी ऊपर ऐसा फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। मतलब पृथ्वी का जो भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे अगर बाहर निकल जाए, तो जिस वेलोसिटी, जिस वेग से मैं फेंक रहा हूं उसे वो कौन सा वेग होगा?
पलायन वेग होगा। सिंपल सी बात यह है कि मैं किसी चीज को ऐसा फेंकूं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो जो उसका जो वेग होगा वो कौन सा होगा, पलायन वेग। इसकी नॉर्मली जो अर्थ पर वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग अर्थ पर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैं किसी किलोमीटर, मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर में उस चीज को फेंक दूं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन भाई एक चंद्रमा पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, इसका 1/6 का तो लगभग 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू कितनी होती है, वी की वैल्यू कितनी होती है, 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो अब देखते हैं यहां पर ये चीज कंप्लीट होती है। तो अपन ने गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो चीज कर ली, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।